बच्चों आज हम क्लास 9 के चैप्टर 3 पार्ट 2 में कुछ बातें पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होती है। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट में 3 पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं एटम के पार्टिकल्स। जो हैं वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 पार्टिकल्स हैं। इसमें जो प्रोटॉन है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है, यही है आपका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर कहलाता है। मतलब किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। आज एग्जांपल अब ले लेते हैं, जैसे हम कार्बन 6 की बात करें। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। अब इसकी हम कन्फिगर देखें तो इसके डायग्राम को यदि हम थोड़ा देखें तो आपको यहाँ पे 6 पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन मिलेंगे, 6 प्रोटॉन मिलेंगे यहाँ पे आपको, और 6 इलेक्ट्रॉन भी जो होंगे इसके बाहर होंगे। इस प्रकार से कुल कुछ ऐसे इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक। तो ये ऐसे इस स्ट्रक्चर में देखें तो प्रोटॉन की संख्या भी 6 है और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 6 है। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक। कब दोनों बराबर होते हैं? कब? जबकि न्यूट्रल एटम हो। एटम क्या हो? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, उस समय जो होंगे तो दोनों बराबर होंगे। लेकिन प्रोटॉन की संख्या को ही हम एटॉमिक नंबर बोलेंगे। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर को बोलेंगे। अब कार्बन में जो हो तो 6 प्रोटॉन है, कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये प्रोटॉन की संख्या जो होगी यही इसका एटॉमिक नंबर होगा। इसको Z से डिनोट करते हैं, ठीक। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से ये एटॉमिक नंबर हुए। अब आगे आते हैं हम एटॉमिक मास में। एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन के किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, ठीक। यदि इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो बाहर आउटर साइड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, और सेंटर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है कार्बन में, ठीक। और इसके चारों ओर जो है तो ऑर्बिट्स में इसके अदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। इसमें यदि देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये दोनों जितना होगा, ये दोनों का इक्वल एडिशन जो होता है वो क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। एटॉमिक मास कहलाता है। तो एटॉमिक मास क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है एडिशन जो होगा वो वैल्यू जो आएगी वो एटॉमिक मास है। और एटॉमिक नंबर क्या है? उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा सिर्फ वो क्या होगा? Z या एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक मास को A से, कैपिटल A से डिनोट करते हैं, ठीक। ये बातें हुई। अब इसके बाद हम चलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट और एटॉमिक मास दोनों अलग अलग हैं। एटॉमिक मास यूनिट जो होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, इसके लिए वैल्यू है कार्बन के C12। कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, C12 और C14। तो इसमें C12 के, है ना, एक एटम के, 1 एटम का, C12 के एक एटम का जो का 12th पार्ट का रेशियो किसके साथ, है ना? रेशियो किसका? ऑफ एलिमेंट जो होता है वो 1 AMU कहलाता है। मतलब कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है उसका 12th भाग जो होगा, और जो एलिमेंट है उसका मास है, एलिमेंट जो है उसका मास, उसके दोनों का रेशियो का जो वैल्यू, जो रेशियो आएगा वही उससे एलिमेंट का AMU होगा। AMU ऑफ एलिमेंट होगा, ठीक। समझ में आई बात? क्या है एलिमेंट? एटॉमिक मास यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट कार्बन के आइसोटोप 12 के एक एटम के मास का
12th पार्ट का और उस किसी जिसका हम रिलेटिव मास निकाल रहे हैं उस एलिमेंट का मास का रेशियो जो होगा वो 1 AMU होगा। ठीक, ये जैसे अब कार्बन और ऑक्सीजन का हम निकालते हैं एमयू, ऑक्सीजन का लगभग 1.33 यूनिट मास एमयू होता है। तो ये 1.33 जो आ रहा है वो क्या है, एक एटम ऑफ कार्बन का रेशियो और ऑक्सीजन का मास का रेशियो लेने पे ये आ रहा है। ठीक, ये वैल्यू आती है इसकी। ठीक, अब ये बात हुई। अब इसके बाद हम चलते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या हुआ, कार्बन 12 के 1 एटम के मास के 12th पार्ट का जो एलिमेंट के मास के बीच का जो रेशियो होगा वो 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा। अब आगे आते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल में कम से कम दो एटम जो हो तो जुड़ करके ही एलिमेंट के किसी एलिमेंट के एटम है ना, एलिमेंट एटम जो है एलिमेंट का एटम 2 एलिमेंट एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब एज एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन की बात करें हम। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर है 8 और कन्फिग्रेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 2 और 6 आता है। ठीक, यानी अब इसका यदि हम डायग्राम बनाएं तो सेंटर में आपके 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन हुए और बाहर की ओर जो 2 सेल हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कुल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6। अब यहाँ पे ये बोरबरीन स्कीम में क्या था, एक रूल था कि आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एग्जिस्ट होने के लिए, है ना, फ्रीली एग्जिस्टेंस के लिए, स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 6 ही हो रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। पर अब यदि इसी प्रकार से यहाँ पे एक और ऑक्सीजन जिसमें जुड़ जाए, इसी से एक और ऑक्सीजन जुड़ जाए, ठीक, तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन और जुड़ जाए यदि, ठीक, जैसे ये 6 इलेक्ट्रॉन इसमें ये हो गए तो क्या हुआ, इसके 2 और इसके 2 में क्या बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा और कोवैलेंट बॉन्ड बनने पे क्या होगा, अब ये दोनों क्या हो गए, O2 हो गए, क्योंकि 2 जुड़ गए हैं। मतलब ये कुछ ऐसे इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर के और ये 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, O2 बन गया कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, O2 बन के फॉर्म में, O2 के फॉर्म रूप में ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्टेंस रहेगा, एग्जिस्टेंस इसका होगा, लेकिन ऑक्सीजन के रूप में नहीं। क्यों, ऑक्सीजन क्या हुआ, ये एटम हुआ, ये एटमिक कंडीशन है और ये मॉलिक्यूल कंडीशन है। ठीक, तो मॉलिक्यूल की कंडीशन में एग्जिस्टेंस रहेगा लेकिन एटम की कंडीशन में नहीं रहेगा। एटम के कंडीशन में केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो एटमिक कंडीशन में होते हैं। ठीक, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं एटमिक कंडीशन में होते हैं। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल के स्टेट में क्या हुआ, कम से कम 2 एटम जुड़ रहे हैं और एटमिक स्टेट में क्या, सिंगल एटम है। अब ये सिंगल एटम में ये रह ही नहीं सकता, ये कहीं ना कहीं रिएक्शन करेगा, चाहे वो ऑक्सीजन में ही रिएक्शन करके O2 मॉलिक्यूल बना ले। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट में मॉलिक्यूल की संख्या, किसी भी एलिमेंट में जितने भी एटम जुड़ रहे हैं वो उसके कन्फिग्रेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब इसी के आधार पे इसकी हम एटमोसिटी भी बोल सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के वजह से O2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ने चाहिए ऑक्टेट क्लियर होने के लिए, इस वजह से ऑक्सीजन का O2 फॉर्म हो रहा है। इसी प्रकार से हमें और दूसरी चीज़ देखें, जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बन की ले लेते हैं। तो कार्बन की यदि हम बात करें तो कार्बन का कन्फिग्रेशन क्या है, कार्बन का 6 होता है, इसकी कन्फिग्रेशन करें तो 2 और 4 होगा। अब इसमें भी देख लेते हैं। ठीक, तो 2 और 4, ठीक, इन बाहर में इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे कुल। ठीक, अब ये 4 जुड़ जाएंगे ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन का जो है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा ये। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ करके कोवैलेंट बना रहे, मतलब कार्बन का C4, इसकी क्या, टेट्रावैलेंसी, कार्बन की क्या होती है, टेट्रावैलेंसी होती है। ठीक है ना, और इस प्रकार से मैक्सिमम 4 इसके एलिमेंट के लिए 4 एटम चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से, तो ऐसे सभी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल कितने कोई मॉलिक्यूल बनने के लिए कितने एटम की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम कहते हैं एटमोसिटी। एटमोसिटी जो हो सकती है, जैसे इसे मोनोएटमिक, ठीक, मोनोएटमिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोनोएटमिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम
हीलियम का देखें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, कन्फिग्रेशन में 2 हो गया, ऑक्टेट क्लियर है, अलग सेल है नहीं, इसलिए इसमें जो हो तो इसकी है ना इसकी सिंगल है, एक मतलब ये है हीलियम के रूप में फ्रीली एग्जिस्टेंस करेगा, स्वतंत्र रूप से रह लेगा हीलियम के रूप में। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आउटर सेल में है और आउटर सेल में 2 और 8 बोरबरी के हिसाब से 2, 8, 18, 32 जो थे इसमें 2 या फिर 8 से होने चाहिए। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मतलब ये स्टेबल है और इसलिए इसकी ये मोनोएटमिक कहला गई। ऐसा ही O2 की बात थी जो, तो O2 जो है तो डाईएटमिक है। क्यों? क्योंकि कम से कम 2 एटम मिल करके मालिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही ट्राई टेट्रा पॉलीएटमिक भी होते हैं, जैसे सल्फर जो हो तो 8 या 8 सल्फर के लिए कम से कम 8 एटम की ज़रूरत होती है, तो यह पॉलीएटमिक है, पॉलीएटमिक कहलाएगा। सल्फर पॉलीएटमिक मालिक्यूल होगा सल्फर का, ठीक। तो ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्टेबल कंडीशन में रहने के लिए आपस में ही जो तो कोवेलेंट बॉन्ड बना करके एग्जिस्टेंस होते हैं और यही उनकी क्षमता, कितने मिनिमम एटम जुड़ रहे हैं वो उसकी एटमिसिटी कहलाएगी। और एटमिसिटी जो तो मोनोएटमिक, डाईएटमिक, ट्राई टेट्रा पे और पॉलीएटमिक इस प्रकार से हो सकते हैं। अब इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की मॉलिक्यूल की बात करें हम तो कंपाउंड जब भी फॉर्म होगा उसमें कंपाउंड में कम से कम 2 डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। जैसे H2O ले लेते हैं, H2O में हम क्या है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, 2 डिफरेंट एलिमेंट जो तो कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक। तो कंपाउंड का H2O जो है एक कंपाउंड है जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट जुड़े हुए हैं। अब ये सिंगल कंपाउंड बताएगा, ठीक है, ये मतलब एक मॉलिक्यूल हुआ, ये 1 मॉलिक्यूल है। H2O जो बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है वाटर, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल कंपाउंड, कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं उसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं। अब आगे आप आते हैं आयन में। आयन के लिए थोड़ा ध्यान देंगे। आयन के लिए चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, एटम्स के चार्ज पार्टिकल जो होते हैं उन्हें हम आयन बोलते हैं। आयन जैसे एज एग्जांपल हम बात करते हैं NaCl की, NaCl जिसमें Na+ और Cl- है, ठीक। अब ये Na+ और ये Cl- ये यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ये कैसे फार्म होते हैं ये जान लेते हैं। आयन क्या है? चार्ज पार्टिकल। अब इसमें एक चार्ज आ गया है, सोडियम में चार्ज आया, प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोरीन में निगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज आयन है ना, चार्ज पार्टिकल है। क्लोरीन और सोडियम चार्ज पार्टिकल है, इसलिए ये क्या है, आयन कहलाएंगे। अब ये आयन बनते कैसे? अब इसमें हम Na की बात कर लें, सोडियम की, तो इसका होता है 11 कन्फिग्रेशन। 11 को यदि हम कन्फिगर करें तो 281 होगा, ठीक। और ऐसे ही क्लोराइड का जो होता है वो 17 है और इसका कन्फिग्रेशन करें तो 2, 8 एंड 7 आएगा। अब किसी चीज़ जगह से इसका स्ट्रांग हर एक एलिमेंट में क्या होता है कि उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स काम करता है और इस फोर्स की वजह से ये स्टेबल रह सकते हैं या एक स्थिति में रहेंगे। अब इससे यदि इलेक्ट्रॉन का हटना, ठीक, इलेक्ट्रॉन का हटना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या हट जाना ज़्यादा कठिन होगा, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का हटना या फिर एक इलेक्ट्रॉन का जुड़ना कुछ सरल होगा, ठीक। तो इस प्रकार से सोडियम का ऑक्टेट क्लियर करना है। अब सोडियम में, तो सोडियम में 2 8 तो हैं, एक यदि ये हट जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकल जाए, माइनस हो जाए, ठीक। तो क्या होगा, ये जो हो तो क्या बन जाएगा, सोडियम प्लस आयन बन जाएगा, इसमें चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के बाद क्लोरीन की बात करें। अब इसमें यदि ऑक्टेट क्लियर होनी चाहिए, आउटर सेल में ऑक्टेट क्लियर होना चाहिए। आउटर सेल में ऑक्टेट क्लियर के लिए अब 7 इलेक्ट्रॉन को हटाना कठिन है। इसमें यदि हम एक इलेक्ट्रॉन की यहीं से जोड़ जाए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये जोड़ना सरल होगा जब बशर्ते इसके हटाना। तो जब हमें क्लोराइड में एक आयन और जुड़ गया तो क्या हो गया, इसका कन्फिग्रेशन 2, 8 और 8 हो जाएगा। और एक जो आयन बढ़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन जो बढ़ा हुआ है वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निगेटिव चार्ज में आ गया, ठीक। तो एक निगेटिव चार्ज जो बढ़ रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन के इसमें ऐड होने की वजह से बन रहा है। तो आयन क्या है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, एटम के चार्ज पार्टिकल जो होंगे वो आयन कहलाएंगे। अब सोडियम आयन जो है तो पॉजिटिव आयन है, क्लोराइड जो है तो निगेटिव आयन है। पॉजिटिव और निगेटिव से क्या मतलब है, यदि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, डोनेट हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो वह पॉजिटिव आयन बनाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो वह निगेटिव
आयन बनाएगा, ठीक है। यही कैटायन और एनायन कहलाएंगे, ठीक। पॉजिटिव जो होंगे वो कैटायन, जैसे ये सोडियम आयन क्या है, कैटायन है, ठीक है। सोडियम आयन को हम क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे, धनायन। और जो क्लोराइड आयन है ये एनायन है।